हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज जो है हम जो हमने फिस्कल पॉलिसी वाला पोर्शन किया था, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो ये कहना था कि सर एक बार जीएसटी के ऊपर भी एक लेक्चर लो और ये समझाओ कि सर जीएसटी काउंसिल क्या होती है। और इवन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर यूपीएससी पीवाईक्यू जो कि एमसीक्यू प्रीलिम्स में और मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये देखा गया है कि जीएसटी क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सेकंड, ये भी देखा जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल के ऊपर भी क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो आज इन्हीं दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी जो है वो और ज़्यादा ले सकते हैं। चीज़ें तो हमें पता ही है, बस चीज़ों को क्या करना है, अभी ब्रश अप करना है, रिवाइज करना है। और प्रीलिम्स भी आने वाला है, ठीक है, कुछ महीनों में ही लोग जो है वो प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू कर देंगे। अभी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है प्रेपरेशन को लेके, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक्स को लेके कि इकोनॉमी के लिए सर ये कहाँ से करें वो कहाँ से करें, तो उसके लिए जो है आप कमेंट सेक्शन पे जो है वो लिख सकते हैं। प्लस एक चीज़ और है, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो दिसंबर के लास्ट में प्रीलिम्स की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। और आप सब लोगों को पता होगा कि प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो लगभग 15 से 17 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली इकोनॉमी से आते हैं। ठीक है, कहाँ से आते हैं? इकोनॉमी से आते हैं। प्लस ये है कि अगर इनको भी हम बाइफरकेशन इनकी कर दें, ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की भी बाइफरकेशन कर दें, तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्टली कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछे जाते हैं। जैसे जो मैंने आपको प्रीवियसली क्लासेस देता आ रहा हूं, तो उनके ऊपर डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ये 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे आपके, वो जो है वो किसके बेसिस पे पूछे जाएंगे? वो सारे क्वेश्चन जो है वो डायनेमिक नेचर के होंगे। किसके होंगे? डायनेमिक नेचर के होंगे। ठीक है, तो आज की जो थोड़ी बातचीत है वो प्रीलिम्स के लिए प्रेपरेशन कैसे करें, तो इसके ऊपर भी हम लोग रख लेते हैं। रीजन इसका ये है, क्योंकि अभी प्रीलिम्स आने वाला है। पहली चीज ये होती है कि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो घर वालों का, आपका खुद का अपने आप पे जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो जाता है और मेंस की तैयारी जो है वो और अच्छे से आप करने लग जाते हो। और क्योंकि ये पहला लेवल है, पहले लेवल पे ही लोगों का ज्यादातर क्लियर नहीं होता। तो अभी तक एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्या चीज़ों के ऊपर आपने फोकस रखना है आने वाले 6 महीनों में या 5 महीनों में। ठीक है, पहली चीज़ ये देखिए कि सिर्फ इकोनॉमी की प्रेपरेशन जो है वो कैसे करनी है। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि सोर्सेज जो है वो प्रीलिम्स के लिए क्या क्या रखें। ठीक है, सेकंड ये देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो कितने होते हैं, और पीवाई क्यूज के हिसाब से जो है वेरिएशन जो प्रीलिम्स के एग्जाम में देखी गई है वो क्या देखी गई है, इसको भी डिस्कस करेंगे। प्लस ये डिस्कस कर लेंगे कि नंबर ऑफ मॉक टेस्ट जो है वो कितने देने चाहिए, ठीक है, और कहाँ से देने चाहिए। तो इन 3 चीज़ों को जो है हम आज की क्लास में पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो जीएसटी के बारे में जानना शुरू करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, सबसे पहले सोर्सेज के ऊपर आते हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो सबसे अच्छा जो सोर्स है इकोनॉमी की, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट बुक जो मैं बोलूँगा वो होगा 12th क्लास की एनसीईआरटी। जो कौन सी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सी एनसीईआरटी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इस बुक में जो है वो लगभग 5 लेसन ऐसे हैं जो आपको करने ही करने हैं। बाकी चीज़ें जो है वो आप लीव कर दो, इसमें चाहे मत करो। सिर्फ 5 लेसन जो है वो इस किताब से आपने करने हैं, और वो पांचों लेसन देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला लेसन जो आपने करना वो है जीडीपी। कौन सा लेसन है? जीडीपी। ठीक है, और जीडीपी वाला जो लेसन है उसमें आपने सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लीजिए।
कि इसमें ये कैसा होता है, वो कैसा होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। एक तो ये लेसन आपने करना ही है इसमें। दूसरा लेसन है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, कौन सा लेसन है? फिस्कल पॉलिसी। ये आपने करना ही करना है। ये मैंने क्लास में तो हमारे लेक्चर सीरीज में डिस्कस किया गया है, उसको देखिए ध्यान से, और उसके बाद जो है वो एनसीईआरटी को ओपन करके देखिए, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। क्योंकि अगर आपने ये ध्यान से सुने हैं, इन्हीं चीजों को उसी से जो है वो समझाया गया, उसी को बेस मानते हुए। और आपने क्या करना है, मनी वाला चैप्टर है वहां पे, और बैंकिंग। ये इन दोनों को मैं एक ही उसमें रखता हूँ, तो मनी एंड बैंकिंग है जो आपने करना ही करना है उसमें से। क्लियर ऑन दिस? जीडीपी, फिस्कल पॉलिसी, मनी एंड बैंकिंग। और जो फिफ्थ लेसन आपने करना है, जो कि एनसीईआरटी से ही होना चाहिए, उसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा रखा है, और वो लेसन का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। ठीक है। अब जो है, कितने लेसन जो है वो मैंने लिख दिए हैं। मैंने लगभग 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेसन है जो मैंने लिखे हैं। मनी एंड बैंकिंग को एक ही लेसन के नाम से आप देखिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट जो है वो, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी ये आपस में दोनों लिंक्ड हैं। सिर्फ एक चीज कीजिए, अगर आपको इस चीज पे डाउट है कि सर जो आप बता रहे हो वो हो सकता है गलत है, ठीक है, कि अगर हम एनसीईआरटी करेंगे तो हो सकता ना हो, और एनसीईआरटी में भी आप बता रहे हो कि सिर्फ ये 5 लेसन ही कर लो, ये किस बेसिस पे बोल सकते हो आप? ऑब्वियसली माइंड आए में आएगी ये बातें। ठीक है, तो उसका सिंपल सा आंसर मेरा ये होगा कि जो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं, आप एक सिंपल सी चीज कीजिए, किसी भी पब्लिशर की बुक लीजिए जिसमें इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज दे रखे हैं, ठीक है, उस बुक को साइड में रख लीजिए। आज आपने परचेज की, और ये सोचिए कि आने वाले 10 दिन में या 15 दिन में या 12 दिन में मैंने ये 5 लेसन जो है वो खत्म करने हैं। क्लियर ऑन दिस? ये 5 लेसन मैंने खत्म करने हैं। अब इन लेसन को फिनिश करने के बाद जो है वो उस यूपीएससी की पीवाईक्यूज की बुक को उठाइए, और उस किताब में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो इन चीजों के बाहर होगा। यदि क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल आए, अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन है और वो इन 5 लेसन के बाहर हुआ, तो आप जो है वो खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपीएससी में एनसीईआरटी के बाहर भी पूछा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सबके सब क्वेश्चन जो है वो इन्हीं 5 लेसन से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी के सेक्शन में अब अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग 15 से 17 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। उसमें से भी 5 क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सारे डायनेमिक नेचर के होते हैं, जो न्यूज़ में उस ईयर चल रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब एक चीज़ देखिए, जो ये 5 to 7 लेसन हैं, जो 5 to 7 क्वेश्चंस हैं, इन 5 से 7 क्वेश्चन का जो सीधा सीधा सोर्स होगा वो एनसीईआरटी के ये 5 लेसन होंगे। अगर आपके ये अच्छे से तैयार हैं तो ये इनका आंसर आप अच्छे से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आपने करना क्या है, एक्सरसाइज क्या करनी है, ये पीवाईक्यूज उठाओ अच्छी किताब के, यानी कि किसी भी पब्लिशर की कोई किताब ले लो, उस किताब में जो है ये 6 लेसन खत्म करो, और उसके बाद उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को इकोनॉमी के जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करना शुरू करो। और कोई भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ऐसा नहीं होगा जो आपका इन 6 लेसन के सिवाय, अगर आप कुछ भी करते हैं तो सॉल्व ना हो रहा हो। ठीक है, सिर्फ अगर इतना भी आप कर लो अच्छे से, तो आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर ऑन दिस? तो इनको तो हमने जो है वो खत्म कर दिया, यानी कि 5 से 7 क्वेश्चन जो है अब हमारे इकोनॉमी के हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आ गया डायनेमिक क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए। डायनेमिक क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट जो न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर में क्या होना चाहिए, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, कौन से होना चाहिए, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। इन्हीं दो न्यूज़पेपर को आप अच्छे से अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर लगभग यही होगा कि सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए। ठीक है, बाकी ये है कि इन क्वेश्चन में गलती मत करो।
प्रीलिम्स निकालने के लिए आप किसी को भी पूछोगे क्या फॉर्मूला, वो सिंपल सी एक चीज बोलेगा, वो ये बोलेगा कि 5 से 7 क्वेश्चन ये है कि जो हर बंदे के सही होंगे, क्योंकि ये 5 to 7 क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे एनसीईआरटी से या अदर सोर्सेज से लिए गए हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो हर किसी के ही गलत होंगे। जिन लोगों ने प्रीलिम्स पहले दिया है, जो देने वाले भी हैं, इवन जिन्होंने पीवाईक्यूज भी देखे हैं, उनको ये चीज जो है वो पता होगी कि सर डायनेमिक क्वेश्चन बहुत आते हैं कि उस ईयर में ये न्यूज में था और वो हमें नहीं आता था। ये जो है ये बार बार बोला जाता है, और इसका सिंपल सा रीजन क्या है कि न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक चीज है। अगर एक न्यूज आप फॉलो करते हो तो हो सकता है दूसरे न्यूज़पेपर में वो चीज आ रही हो, और ये जो क्वेश्चन है इसमें गलत होने की संभावना हर किसी की है। ठीक है, और लेकिन ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करता, ये क्वेश्चन सबके सही जाते हैं। रीजन इसका ये है कि इनका सोर्स जो है वो पता होता है। इसी वजह से कह रहा हूँ कि जो डायनेमिक पोर्शन है इसमें चुपचाप जो है वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस करते रहो, और ये वाले पोर्शन के जो क्वेश्चन है ये गलत मत होने दो। लगभग अगर मान लो 15 से 17 क्वेश्चन इकोनॉमी के आते हैं, लगभग 12 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो इकोनॉमी वाले सेक्शन से आपका जो सिलेक्शन प्रीलिम्स के लिए जो रुक रहा है वो नहीं रुकेगा। ये एक अच्छा फिगर है अगर 15 में से 12 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने ये डिस्कस कर लिया कि सर सोर्स क्या रखें, प्लस इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ अदर चीजें जो न्यूज में हैं वो प्लस कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो फुली जो है उसको अपडेट नहीं किया गया, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी भी पुरानी है, या चीज़ों को जो है वो नहीं लिखा गया इतना अच्छा। तो इसमें बीच बीच में से चीज़ें जो है वो सर्च कर लो, जैसे फिस्कल पॉलिसी सर्च कर रहे हो तो बस ये देख लो कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस साल फिस्कल पॉलिसी का क्या ट्रेंड रहा, कितना डेफिसिट रहा, कितना रेवेन्यू कलेक्शन आई। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन किससे ज़्यादा आ रही है, लोन कितना लिया सरकार ने, और इवन ये सब चीज़ें जो है अगर आप इसके साथ प्रेपरेशन के साथ ये चीज़ को इंटीग्रेट कर देते हो न्यूज़पेपर, और ये अपने आप ही उसमें ऐड ऑन होता चला जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको अप्रोच जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, अभी सोर्सेज आपको क्लियर हो गए क्या क्या रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे कि कितने क्वेश्चन आते हैं और उसमें से कितने क्वेश्चन जो है वो डायनेमिक होते हैं और कितने क्वेश्चन जो है वो फिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लस अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी, अब ये मेंस ओरिएंटेड नहीं है, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही है। इसके बेसिस पे मेंस की तैयारी जो है वो नहीं करनी शुरू कर देनी अपनी। उसके लिए बुक्स अलग है, रिसोर्स अलग है, क्वेश्चंस अलग है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी अलग है। उसके लिए प्रीलिम्स जितना इतना सा मटेरियल नहीं है, उसके लिए एन नंबर ऑफ थिंग्स है। उसका भी आपको बताऊंगा, पहले अभी प्रीलिम्स पे ही अपना फोकस जो है वो रखते हैं। नेक्स्ट जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज है वो क्या है, नंबर ऑफ मॉक। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर नंबर ऑफ टेस्ट जो है हमें कितने देने चाहिए। तो मेरा सिंपल सा जवाब उनको ये होता है कि जितने मॉक टेस्ट आप दे पाओ उतने दे दो। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ये एक प्रैक्टिकल आंसर नहीं है ना। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो एमसीक्यू है उसको सॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से आएगी। कई लोगों का आपने देखा होगा कि नॉलेज कम होती है फिर भी प्रीलिम्स निकल जाता है। इसका सिंपल सा रीज़न ये होता है कि उन्होंने नंबर ऑफ मॉक और नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने कर लिए होते हैं कि उनकी एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाता है, एमसीक्यू को सॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है। अब एक सिंपल सी चीज़ देखिए, अगर आप यूपीएससी या फिर कोई भी मॉक के एग्जाम्स को देखते हैं, और अभी इवन ये भी डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में टेस्ट देना कैसे चाहिए, तो आप ये प्रीलिम्स का अगर आप एग्जाम उठाएंगे तो आप सिंपल सी एक चीज़ देखेंगे कि क्वेश्चन जो है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहले तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जो है ये बोला जाता है कि ये कौन से होते हैं, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। अगले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बोलते हैं ये प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट जो है एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं।
और लास्ट वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं एग्जैक्ट नॉलेज। ठीक है, तो मेरी प्रीलिम्स की जो समझ है वो ये कहती है कि क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा उनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मली सिंपली जो है वो किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछे जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन के केस में ये होगा कि या तो क्वेश्चन आपको आता होगा, ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन जो है वो नहीं आता होगा। क्लियर ऑन दिस? या तो क्वेश्चन पता होगा या फिर क्वेश्चन जो है वो नहीं पता होगा। अब इस केस में जो है बहुत मुश्किल होता है कि कोई अंदाजा लगा के सॉल्व करना। तो ठीक है, इस चीज को एक साइड में लिख लेते हैं। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन ये होते हैं कि जिसमें आपको खुद ही अंदाजा लग जाता है कि शायद ये स्टेटमेंट गलत लग रही है मुझे। वो स्टेटमेंट किसी को नहीं पता लगती होती, बस ऑन द स्पॉट आपने वो अंदाजा लगाया या फिर ये देखा कि अगर 3 चीजें पूछी हैं और तीनों चीजें आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है तो इसका मतलब तीनों तो आंसर नहीं हो सकते। 2 चीजें भी आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है फिर 2 आंसर भी नहीं हो सकते, या तो एक होगा या फिर इसका आंसर नन होगा। तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होते हैं। एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन ये होते हैं कि मान लो 3 में से एक स्टेटमेंट आपको पता है और एक स्टेटमेंट को जैसे ही आपने एलिमिनेट किया तो बाकी 3 ऑप्शन जो है वो खत्म हो गए और एक ही ऑप्शन बचा है और वही जो है वो आंसर है। क्लियर ऑन दिस? और लास्ट वाले जो होते हैं जिसमें होता है एग्जैक्ट नॉलेज। ये रिसेंटली देखा गया कि यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन अब ज्यादा पूछने लग गया, जैसे हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली या नन ऑफ द अबव। तो इस केस में बच्चा तभी आंसर कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट तभी आंसर कर सकता है यदि उसको एग्जैक्टली वो चीज के बारे में नॉलेज है। तो ये क्वेश्चन भी है जो इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। क्लियर ऑन दिस? अब दूसरी चीज जो है वो ये आप लोगों ने जाननी है कि आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो किस चीज के ऊपर जो है वो हो रहे हैं। अब जैसे कि कई लोगों का जो होता है इंफॉर्मेशन याद रखने की स्किल्स बहुत अच्छी होती है तो उनके फैक्चुअल क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम होती है। कई लोग जो है वो एलिमिनेशन में एनालिसिस में अच्छे होते हैं तो उनका कॉमन सेंस और एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप कोई मॉक टेस्ट दें, मान लो किसी भी इंस्टीट्यूट का दे रहे हैं आप, कोई भी फेमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अब उस केस में जो है वो ये देखें कि मेरा जो एमसीक्यू है उसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा गलत हो रही है, फैक्चुअल वाली चीज़ गलत हो रही है, कॉमन सेंस, एलिमिनेशन या एग्जैक्ट नॉलेज। जो भी चीज़ वीक है, मान लो एनालिसिस पोर्शन वीक है तो न्यूज़पेपर ज़्यादा रीड कर लो, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। एनालिसिस पोर्शन अच्छा हो जाएगा, आप लाइंस को जो है वो अच्छे से समझ पाओगे। मान लो फैक्चुअल चीज़ें वीक है, फैक्चुअल चीज़ें वीक है तो चीज़ों के नोट्स बनाओ और उनको बार बार रिवाइज करो ताकि वो चीज़ें भूले ना। तो इस तरीके से आप एक मॉक टेस्ट दो, उसके बाद एनालिसिस करो अच्छे से कि मेरा क्या चीज़ है जो गलत हो रही है। उसका जो एनालिसिस किया उसके बाद जो है वो 10 दिन उस चीज़ को अडॉप्ट करो जो उसका सोल्यूशन है। मान लो जैसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपने इन्फॉर्मेशन याद करनी शुरू कर दी, बार बार रिवाइज कर रहे हो, 10 दिन तक उस चीज़ को फॉलो करो। उसके बाद एक दोबारा से मॉक टेस्ट दो और फिर जो है वो ये देखो कि मेरा स्कोर जो है वो पिछले स्कोर से इम्प्रूव हो रहा है। अगर नहीं हो रहा यानी कि आपने जो सोल्यूशन ढूंढा होगा, जो आपके क्वेश्चन गलत होंगे होंगे वो गलत सोल्यूशन होगा, वो सही सोल्यूशन नहीं होगा। समझ आया आप सबको? इसमें कोई भी प्रॉब्लम है जो आप पूछ लो मुझसे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो इन चीज़ों को जो है अपनी प्रिपरेशन में अडॉप्ट करो जिससे जो है वो प्रीलिम्स निकलने के चांस जो है वो लगभग 50 से 60% जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। प्लस एक चीज़ और है, लोग पूछते हैं कि न सर नंबर ऑफ मॉक टेस्ट जो है वो कितने देना चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि अगर पूरे फुल फ्लेज प्रीलिम्स की बात करो लगभग आपको 80 से ज़्यादा, इससे ज़्यादा 80 से ज़्यादा मॉक टेस्ट जो है वो आपको देने चाहिए। उसके बाद प्रीलिम्स आपका बिल्कुल भी जो है वो नहीं रुकेगा, आप प्रीलिम्स जो है वो अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। क्लियर ऑन दिस? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो जीएसटी वाले लेसन की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि जीएसटी होता क्या है। ठीक है, अगर मान लो किसी को प्रेपरेशन में कोई दिक्कत लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, इवन इरिस्पेक्टिव ऑफ कि इकोनॉमी में है वो चीज़ या नहीं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा। प्रेपरेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन मेजर यही है कि उनका सोल्यूशन सिंपल सा यही है कि अगर टीचर अच्छा मिल जाए, कोई गाइडेंस देने वाला अच्छा मिल जाए तो चीज़ें इजी भी हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का जो लेसन है जिसमें हम जीएसटी की बात करने वाले हैं इसको शुरू करते हैं। ठीक है, और ये जानते हैं जीएसटी होता क्या है।
हम्म। अब ये देखिए, कोई भी देश का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो कब अच्छा माना जाता है? पहली चीज, ठीक है। अब एक चीज बताइए। ओके, सो आप सब लोगों को पता होगा कि अच्छा टैक्सेशन सिस्टम जो है वो कौन सा होता है या उसके फीचर्स क्या होते हैं। कोई भी देश में टैक्सेशन सिस्टम जो है वो क्या निर्धारित करेगा, ठीक है। अब टैक्स जो है वो बेसिकली क्या है, इस तरीके से है कि जैसे कि इसमें बेस्ट चीज़ जो है वो क्या होनी चाहिए, पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि ये ईजी होना चाहिए। ये नहीं कि टैक्सेशन सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि हम चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे अच्छे से। तो पहली कंडीशन क्या है, ईजी। सेकंड ये हो सकता है कि इजीली जो है वो सिस्टम असेसिबल होना चाहिए। अगर आप सिस्टम को अच्छे से एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है, अप्रोच नहीं कर पा रहे, तो वो। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट का जो सोल्यूशन है वो जल्दी से जल्दी आना चाहिए। ये कुछ फीचर्स होते हैं जो अच्छे टैक्सेशन सिस्टम के होते हैं। इवन आप ये चीज़ देखिए, जीएसटी जो है वो आने से पहले, जीएसटी आने से पहले जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी। और इवन अगर हम कोई आंसर राइटिंग भी लिखते थे तो उसमें ये लिखते थे कि सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर उससे पहले के सिस्टम की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ, इंडिया में जो है वो जीएसटी से पहले अलग अलग तरीके के टैक्स जो है वो हुआ करते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, जैसे कि वैल्यूएशन टैक्स, जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे कि गिफ्ट टैक्स। अब दूसरी चीज जो है वो जानने वाली ये है कि हर जो टैक्स मैंने लिखा है इसके लिए अलग जो है वो डिपार्टमेंट बनाया जाता था। अब तीसरी चीज इसमें समझने वाली ये है कि जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं उसमें जो है, जो रेट होता था कि कितने प्रतिशत लगेगा वो टैक्स, वो भी सबके लिए अलग अलग था, ठीक है। चारों चार चीजें हैं मान लो, लेकिन चार से ज्यादा ही था। चार तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दी, तो हर चीज के लिए वो भी अलग अलग है, ठीक है। तो अब अगर इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा तो इस चीज के चलते सोचिए होगा क्या। पहली चीज, अगर इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा तो क्या ये इजी हुआ, जो हमने पहली कंडीशन सोची थी कि कोई भी टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? आंसर है नो, इजी तो नहीं हुआ। दूसरी बात, क्या इसका जो एनालिसिस है वो करना इजी है? नहीं, ठीक है। अब तीसरी चीज कि तीसरा मैंने क्या लिखा था कि यदि आपकी कोई कंप्लेंट हो तो कितनी जल्दी उसका सोल्यूशन निकलता है। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो इसमें करप्शन के चांस भी ज्यादा है, हर डिपार्टमेंट में करप्शन चल सकती है। ऑफिसर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, गवर्नमेंट को भी समझने में दिक्कत आएगी। तो अगर चीजें ये और सिंप्लीफाई हो जाएंगी तो फिर कंप्लेंट्स का जो सोल्यूशन है वो भी और सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन चीजों के चलते जो है ये बोला गया कि इन सब चीजों को अगर हम साइडलाइन कर दें और इसकी जगह पे बोलें कि एक सिर्फ एक सिंगल सिस्टम होगा जिसका नाम होगा जीएसटी, ठीक है। जीएसटी जो है वही डिपार्टमेंट होगा, उसी में ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा और वही जो है वो कार्य जो है वो अच्छे से चलाएंगे। तो क्या ये सिस्टम में कोई गलती हो सकती है? पहली चीज, सिस्टम क्या हो गया, इजी हो गया। दूसरा ये है कि इजीली एसेसिबल है। तीसरी चीज, समझना बहुत आसान है क्योंकि चार ही स्लैब्स हैं। अगर 5% में नहीं हुआ तो 12% में होगा, 18 में होगा, 28 में होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो इजी बनाती हैं जीएसटी को, और इसी चीजों को माइंड में रखते हुए सरकार ने जो है वो जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो, इसका प्रोसीजर और ये क्यों की गई, ये आपको इजीली क्लियर जो है वो हो गया होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि क्वेश्चन जो है वो किस बेसिस पे पूछा जाएगा। अब एक चीज देखो, अगर तो क्वेश्चन आया मेंस में, मेंस में मान लो क्वेश्चन जो है वो जीएसटी के ऊपर पूछ रहे हैं। अब जीएसटी के ऊपर हम क्या चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो आप देखिए, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। और एग्जांपल बहुत सिंपल सी है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं करना। अब एक चीज़ देखिए, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था, पहला लेक्चर किस चीज़ पे था? जीएसटी पे था, सॉरी जीडीपी पे था, ठीक है। पहला लेक्चर मेरा जीडीपी पे था। दूसरा लेक्चर किस चीज़ पे था? जीडीपी डिफ्लेटर
और इसमें मैंने क्या बताया था आप लोगों को, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ये करवाया था। उसके बाद हमने कौन सा लेसन शुरू कर लिया था, हमने शुरू कर लिया था इन्फ्लेशन। उसके बाद हमने कौन सा लेसन शुरू किया था, हमने किया था मनी एंड बैंकिंग। कौन सा लेसन किया था, मनी एंड बैंकिंग। और मनी एंड बैंकिंग के बाद कौन सा लेसन हमने किया था, हमने किया था फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी के बाद हमने कौन सा लेसन किया है, जो रिसेंटली किया हमने, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद हमने कौन सा लेसन किया, एक्सचेंज रेट। ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये चीजें लिखने का क्या फायदा, आपने ये क्यों लिखा, लिखा कि जीडीपी किया, उसके बाद हमने ये लेसन किया, इन्फ्लेशन किया, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग किया, फिस्कल पॉलिसी हमारे द्वारा किया गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट हमने किया। इसको लिखने का सिंपल सा तरीका या रीज़न जो है वो क्या था, रीज़न ये था कि आपको ये समझाना था कि जीएसटी जो है वो कैसे आप चीज़ों की लिंकेजेस जो है वो बना सकते हो। पहली लिंकेज जो हमने बनानी है वो जीडीपी और इन दो चीज़ों के ऊपर बनाते हैं, उसके बाद जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर आएंगे। ठीक है। अब जीएसटी जो है क्योंकि ईजी है, ठीक है, समझना ईजी है, प्लस इसका जो काउंसिल बनाई गई उसमें चीज़ें अलग हुई, तो इसी चीज़ के चलते इसका जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। आपने एक चीज़ देखी होगी, जीडीपी वाले अगर लेसन को आप देखेंगे जो मैंने समझा रखा है, जीडीपी की फिगर्स 2015 के बाद जो है वो चेंज हुई। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न था कि जीडीपी उससे पहले जो है वो फैक्टर कॉस्ट पे निकालते थे, लेकिन 2015 के बाद जो है वो जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकालने लग गई। अब आपने अगर वो लेक्चर देखा होगा, आपको पता होगा कि सर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक टैक्स प्लस करना पड़ता है जिसको बोलते हैं एनआईटी, एंड एनआईटी स्टैंड्स फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर ऑन दिस। अब जीएसटी आने के बाद जो है वो मेजर चीज जो हुई वो ये हुई कि कलेक्शन जो है वो ज्यादा होने लगी, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज्यादा इजी था, तो उस इजी सिस्टम के चलते जो है वो टैक्स कलेक्शन जो हमारे पास पैसा आया वो ज्यादा हुआ। अब इसी चीज के चलते जो है अगर पैसा ज्यादा हुआ है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब इसी चीज के चलते जीएसटी में अगर हम मार्केट प्राइस पे शिफ्ट किए हैं तो इस वजह से जीडीपी एट मार्केट प्राइस में ग्रोथ देखी जाएगी। क्लियर ऑन दिस। और टैक्स टू जीडीपी रेशियो में क्या होगा, ये होता है टैक्स अपॉन जीडीपी। टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो में भी इंक्रीज देखने को मिला है। तो अब आपको ये पहली इम्प्लीमेंटेशन या एप्लीकेशन उसकी समझ आई कि जीएसटी को मैंने फर्स्ट लेक्चर से ऐसे कनेक्ट किया। क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट आ गया इन्फ्लेशन। यदि इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन वाले लेसन में हमने देखा था कि दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होता है जब चीजों के दाम जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। मान लो हमने चाहे टैक्स ही पे करना है, अब इसके ऊपर जो टैक्स पे किया जिस वजह से इसकी अमाउंट जो है वो ज्यादा हो गई और उस वजह से उसका खुद का प्राइस इंक्रीज हो गया। अब इस चीज को बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जीएसटी आने के बाद जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को भी देखा गया। ये एक हमने क्या बोलेंगे उसको, कि हमने एक जो है वो चीज सोची कि जीएसटी के चलते ये चीज हो गई। अगला जो लेसन हमने किया था वो मनी एंड बैंकिंग किया था। अब मनी एंड बैंकिंग में ये देखा गया कि सर जो डेफिसिट है, कौन सा डेफिसिट, जो फिस्कल डेफिसिट है। ठीक है, जो फिस्कल पॉलिसी के केस में हम क्या देखते हैं कि डेफिसिट होता है, और वो जो डेफिसिट है वो जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा ही सरकार जो है वो आरबीआई से या अदर बैंकों से मांगती है। अब इसमें जो है वो गिरावट आई है डेफिसिट में। ठीक है, और उसके आने का रीजन क्या था उसको समझें। अगर हम फिस्कल पॉलिसी में दो चीजें होती हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन सा पैसा होता है जो टैक्सेस के द्वारा कलेक्ट किया गया है। और जीएसटी आने के बाद क्योंकि सिंपल इजी हो गया था मेजरमेंट, इवन आपने रिसेंटली द हिंदू में भी आर्टिकल आया था कि जीएसटी से जो होने वाली कलेक्शन है उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है।
अगर ये इंक्रीज होगा तो जो सरकार का डेफिसिट है वो कम होगा, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच का जो गैप है वो कम होगा। और अगर ये कम हुआ है तो उसको मनी एंड बैंकिंग से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो? अगर वो कम हुआ है तो सरकार जो है उसको फिल करने के लिए जो पैसा लेती है आरबीआई से वो भी कम हुआ होगा। तो मनी एंड बैंकिंग को मैंने जीएसटी से कनेक्ट किया, उस चीज को मैंने फिजिकल पॉलिसी से कनेक्ट किया। ये कनेक्शन आप समझ पा रहे हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब अगर मान लो आरबीआई जो है अब कम पैसा सरकार को देता है, जिस चीज के चलते क्या होगा, फाइनेंशियल सिस्टम और स्टेबल होगा। एक और चीज होगी, अगर मान लो हमने ज्यादा पैसा सरकार को नहीं देना, आरबीआई बैंकिंग सिस्टम के खुद के पास ही पैसा है, तो वही पैसा जो है वो लोगों को दिया जा सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट से जो है वो लोग उसी पैसे को और इंक्रीज करेंगे, जिससे इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये दोनों चीजें जो है ये भी समझ आ गई होंगी आपको। अब नेक्स्ट ये हुआ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट पे कैसे इंपैक्ट आएगा, इसको सोच के देखिए। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन का बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट होगा, इसको सिंपल से एक चीज से समझ सकते हैं। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो बाहर फॉरेन नेशन से आने वाली जो कैपिटल है, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें इंक्रीज देखने को मिला। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, आपने किसी देश में पैसा इन्वेस्ट करना है, आप तीन चीजें देखोगे। पहली चीज ये देखोगे कि वहां का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो इजी है, आपको समझ आएगा ये। दूसरी चीज आप देखोगे कि क्या उस इन्वेस्टमेंट सिस्टम में इतना पोटेंशियल है, यानी कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतना सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। याद कीजिए वो वाली स्लाइड, उसमें मैंने लिखा भी था, जितनी टैक्स टू जीडीपी रेशियो हाई होती है उतनी ज्यादा वो इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है। इसका मतलब उस इकोनॉमी में लूप होल्स उतने कम है कि टैक्स इवेजन हो पाए। जीएसटी आने के बाद जो है वो ये चीज के भी फायदे हमें देखने को मिले। और यदि हम देखेंगे जीएसटी के बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हाई है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। अब आप बोलेंगे कि यस सर, जीएसटी तो आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी कनेक्ट कर दिया, और उसी के चीज के चलते जो है वो एक्सचेंज रेट में भी स्टेबिलिटी आई है। ठीक है, किसमें स्टेबिलिटी आई है, एक्सचेंज रेट में। तो ये एप्लीकेशन होती है एक्चुअल में इकोनॉमी की। आपने एक चीज देखी, मैंने सिर्फ जीएसटी करवाया, और जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसमें जो चीजें बता रखी हैं उन्हीं चीजों को आगे कनेक्ट किया, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज मैंने नहीं की। और उसी के चलते जो है वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी आपको होगी कि जीएसटी था क्या, इसके फायदे नुकसान क्या हुए। ठीक है, अब ये जो हमने चीजें डिस्कस की हैं ये बहुत ज्यादा नॉर्मल सी हैं। ठीक है, और ये वही व्यक्ति जो है वो बता सकता है जिसको इन सब चीजों के बारे में क्लैरिटी है। अगर आपको पहले लेक्चर नहीं क्लियर तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि मैंने लिंकेजेस जो बनाई है वो कैसे बनाई है। ठीक है, और इसी के साथ अगर आप मान लो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्लस कर दो कि फिस्कल पॉलिसी में इतना इंक्रीज आया जीएसटी के बाद। ठीक है, तो जीएसटी जो है वो ये आपको समझ आ गया होगा। अब जो ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। अब जो फॉर्मल वे में जीएसटी के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो है। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी है क्या? ये इंट्रोड्यूस किया गया था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2016 में आया था, और उसी के बाद जो है ये लागू हो गया था। बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म है जो किस में ली गई है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में ली गई है। क्लियर ऑन दिस? और इसका जो मेजर स्लोगन था वो था वन नेशन वन टैक्स। क्या था? वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि टैक्स स्ट्रक्चर अंडर जीएसटी। जीएसटी की क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं। पहली चीज देखिए, पहले है सेंट्रल जीएसटी, दूसरा है स्टेट जीएसटी, तीसरा है इंटीग्रेटेड जीएसटी। तीनों के बारे में बताऊंगा किसको रिप्लेस किया, एक एक का मीनिंग क्या है। सेंट्रल जीएसटी का बेसिक सा मीनिंग ये होता है कि जो सेंटर के द्वारा लगाया जाएगा, और किन चीज़ों को इसने रिप्लेस किया था, इसने रिप्लेस किया था एक्साइज ड्यूटी को, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा को। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस करने वाली चीज़ का क्या नाम था, उसका नाम था सेंट्रल जीएसटी। स्टेट जीएसटी ने किन चीज़ों को रिप्लेस किया था, वैल्यू एडिशन टैक्स और लग्जरी टैक्स को। और इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है वो किस बारे में था, यदि आप मान लो कोई सामान एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाते हो तो उसके ऊपर जो लगने वाला टैक्स है, यानी कि इंटर स्टेट व्यापार है जो, उसके ऊपर लगने वाला जो टैक्स है उसको इंटीग्रेटेड जीएसटी के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ये है कि इसमें जो स्लैब्स बनाई गई हैं और जो चीज़ें हैं बाकी उनको भी एक एक करके देखते हैं।
रीजंस क्या थे? रीजंस मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे। टैक्सेशन सिस्टम अच्छा कौन सा माना जाता है? वही माना जाता है जो बहुत ज़्यादा इजी हो, इजीली एसेसिबल हो, प्लस जिसमें कोई भी कंप्लेंट का जो निवारण है वो उतनी जल्दी हो पाए। प्लस ये भी था कि इससे पहले जो टैक्सेशन सिस्टम होता था उसमें डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती थी। जैसे आपने टैक्स पे कर दिया, आगे किसी को सेल किया, वो भी टैक्स पे कर रहा है, जिसके चलते कीमत जो है वो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती थी। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से जो है ये लाया गया। फीचर्स की अगर बात करें तो ये एक सबमिसिव टैक्स था। सबमिसिव होता है जो चीज़ अपने अंदर बाकी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर ले, उसको बोलते हैं। क्लियर ऑन दिस? तो ऑब्वियसली हमने देखा कि सेंट्रल जीएसटी जो है वो किन चीज़ों को अपने अंदर समा रहा है, स्टेट जीएसटी किन चीज़ों को कर रहा है। और अगर नेक्स्ट कंजम्पशन टैक्स की बात करें, कंजम्पशन टैक्स भी इसको बोला जाता है क्योंकि ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। एमआरपी लिखा होता है, एमआरपी इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस, जो बेसिकली कंजम्पशन के ऊपर डिपेंडेंट है। प्लस कंजम्पशन के ऊपर भी तो इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी ये हमने समझ लिया। अगली चीज़ आती है कि सर स्लैब्स कौन कौन सी हैं। अगर स्लैब्स की बात करें तो बेसिकली जीएसटी में 4 स्लैब्स जो है वो रखी गई हैं, 5%, 12, 18 और 28। जहां भी आप कहीं इस चीज़ को नोट डाउन कर रहे हैं उसके सामने जो है वो जो चीज़ें न्यूज़ में है उसको लिख लेना शुरू कर दीजिए। जैसे ई व्हीकल्स है तो वो किस टैक्स स्लैब में है। रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चलते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट का मेजर रीज़न जो है वो ये होता है कि जैसे मान लो जीएसटी में कोई चीज़ 18% पे चल रही है, अब उसको जो है मान लो उन्होंने 28% पे कर दिया, तो जो उस चीज़ के व्यापारी हैं वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जो पिछले 1 साल में इन चीज़ों को लेके न्यूज़ में था तो उस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो इस जो स्लैब्स लिखी हैं इसके सामने चीज़ों को लिखना शुरू कर दीजिए कि ये जो है ये कितनी स्लैब में आता है। और हर चीज़ को नहीं लिखना आपने, आपने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिखना है जो कि न्यूज़ में रह रही है। क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट अगर बात करें रीजंस, इसके इंट्रोडक्शन के रीज़न क्या थे? डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम को खत्म करना, टैक्स स्ट्रक्चर को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट को और इजी करना। ठीक है, तो ये इसके रीज़न थे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जो 2000 मई 2022 में आई थी, और इसमें यह बोला गया था कि जीएसटी काउंसिल जो बनाई गई है, काउंसिल अगर कोई भी चीज़ कहती है तो उसको एज एन एडवाइजरी रोल दिया जा सकता है, वो चीज़ बाइंडिंग नहीं है जीएसटी में लागू करने के लिए। ठीक है, प्लस जो है ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब ये जानते हैं कि जीएसटी काउंसिल जो है वो क्या होती है और क्या क्या चीज़ें हैं जो जीएसटी काउंसिल में बेसिकली आती है। सबसे पहले अगर बात करें जीएसटी काउंसिल की, तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो इनडायरेक्ट टैक्स के बेसिस पे लेती है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि 8 सितंबर 2016 को जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑफिशियली ये बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट ये हो सकता है कि इसका मेजर एम क्या था? इसका मेजर एम ये था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी जो है उसको इतना ज़्यादा स्मूथ करना और इजी करना। ठीक है, जीएसटी की मीटिंग्स में भी यही डिस्कस किया जाता है कि टैक्सेशन सिस्टम को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बेसिस पे देखें तो आर्टिकल 279A है जो कि जीएसटी काउंसिल की स्थापना की बात करता है। ठीक है, क्योंकि ये बात करता है आर्टिकल, तो इस वजह से इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो दर्जा है वो दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की अगर बात करें तो चेयरमैन इसका जो है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा। कौन होगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और जो वाइस चेयरमैन होगा वो चूज किया जाएगा मेंबर से ही। ये भी आर्टिकल 279 में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता है। प्लस ये है कि जीएसटी फंक्शन क्या होता है जीएसटी काउंसिल के, किस किस चीज़ों के ऊपर निर्धारित ये फंक्शन दे सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे जीएसटी जो है वो काउंसिल रिकमेंडेशन दे सकता है, जैसे कि टैक्सेस हो गया, सरचार्ज हो गए, ये सब चीज़ें। जीएसटी जो है वो किस चीज़ को उस पर एग्जाम्प्ट करना है, जैसे किस चीज़ के ऊपर जीएसटी लग रहा है उसको जीएसटी के दायरे से बाहर निकालना। ठीक है, एग्जाम्पशन किसको देनी है, रेट क्या होने चाहिए, ये सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन जो है वो जीएसटी काउंसिल ही करेगा। क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया क्वेरम क्या होता है, यानी कि कितने लोग जो है वो जीएसटी काउंसिल में प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद मीटिंग होगी, तो ये याद रखना 1.5। अगर हाफ से ज़्यादा लोग प्रेजेंट हैं तो तब जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसको जो है वो शुरू किया जाता है। जैसे हमने पॉलिटी में अगर देखें तो पार्लियामेंट वाला लेसन है, तो उसमें जैसे हम चीज़ों को देखते हैं वैसे इसमें डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें तो जो स्टेट्स होती हैं और कोई भी डिसीजन लेना है तो स्टेट के पास भी अपने वोटिंग राइट्स हैं, और उन वोटिंग राइट्स को देख के अगर बात करें तो लगभग अगर 3/4 यानी कि
3/4 से ज़्यादा लोगों से अगर कोई चीज़ पे यस बोल रहे हैं तो उस चीज़ को लागू जो है वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। प्लस ये है कि जीएसटी काउंसिल में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की बात भी की गई है, यानी कि अगर टैक्सेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उसका भी निवारण जो है वो किया जाएगा। पहले डिस्प्यूट कौन से इरप्ट हो सकते हैं, दूसरे और तीसरे। पहले वाले वो हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइट हो जाए किसी स्टेट को लेके, ठीक है, उन केसेस में जो है वो जीएसटी काउंसिल अपना डिसीजन देगा। दूसरे केस में मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और इसके साथ में कोई स्टेट है, लेकिन दो स्टेट्स जो है वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो वो इसके फैसले जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिए जाएंगे। प्लस मान लो हरियाणा और पंजाब है, दो स्टेट्स का आपस में कोई जीएसटी को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इस चीज़ का रिकमेंडेशन भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें जीएसटी काउंसिल की जो माइन्यूट डिटेल्स हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो आप इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को यूज़ कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा जो है वो उठा पाएँ। शुक्रिया।